आज हम लोग रीतामणि वैश्य की लिखी कहानी मणिपुर एक प्रेम कथा पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। रीतामणि वैश्य मूलतः गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से शायद संबंध रखती हैं और पूर्वोत्तर के ऊपर काफ़ी समय से काम कर रही है। ट्रांसलेशन का भी है, ओरिजिनल कहानियाँ भी लिख रही है और उनका एक कथा संग्रह है मृग तृष्णा नाम से। थोड़ा सा एक परिचय दे दिया मैंने आपको। और उनका 90% काम उस भूभाग की कहानियों का ही है। इस वजह से क्या है कि कई बार होता है कि एक भूभाग भी एक किरदार बन के उभर आता है और आपका अगर कहानी के किरदार या कहानी का विषय वस्तु छोटा भी है तो वो एलिमेंट आपकी जो दूसरी कमियों को इस तरह से फिल करता है कि वो कमियां लगती नहीं हैं, क्योंकि आपके पास एक शहर, एक भूभाग, एक हीरो के रूप में कहानी में मौजूद है। वो किरदारों के बरक्स बराबर पैरेलल चल रहा है कहानी में। तो इस कहानी की भी जो विन्यास में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहाँ का जो लैंडस्केप खींचा गया है मणिपुर का, वो अपने आप में एक हीरो है, एक किरदार है। और वो किरदार उस हद तक की कहानी में मौजूद है जिस तरह से हमारे नायक और नायिका लिंथो और गोक्रोव मौजूद है। गोक्रोव युवक है, लिंथो युवती है। उन दोनों का प्रेम कैसे हुआ और आज के समय में पहाड़ी और घाटी में जो संघर्ष चल रहा है, पहाड़ी और घाटी का जो जनजातीय संघर्ष है, उसको बैकड्रॉप में कहानी में लेखिका ने बताया है। और कहानी इस तरह से शुरू होती है कि बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है गोक्रोव का और लिंथोई का, और अचानक से वहाँ पर आगजनी हो रही है और कोई हिंसा भड़की है। हिंसा भड़कने के बाद मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, टेलीविज़न सेवाएं भी कुछ समय के लिए रद्द की गई। और उस टेंशन भरे माहौल में दोनों समुदाय के लोग, दो समुदायों का आधिपत्य है वहाँ पर, मैतेई और कुकी, और उन दोनों का ही एक संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा है। नागा की आबादी उतनी नहीं है ना जिस तरह से नागालैंड में, नागा भी वहाँ उनका भी स्थायित्व है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से वहाँ वो आप कह दीजिए कि वोट में दमखम रखने वाले दो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई। तो उन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, और साथ में जो हमारा नायक है वो कुकी समुदाय को बिलोंग करता है और जो नायिका है वो मैतेई समुदाय से संबंध रखती है। तो दोनों समुदाय की क्या सोच हो गई है, कुछ आपस में वहाँ पर जनजातीय संघर्ष के उबाल आने के बाद, और कैसे छोटे छोटे कबीले और छोटे छोटे गली मोहल्लों में चर्चाएं होने लगी है। उन चर्चाओं से उन दोनों के बीच में पति पत्नी ना होकर वो एक दूसरे को मैतेई और कुकी समझने लगे हैं, उसकी एक कथा है ये मणिपुर एक प्रेम कथा। और उसके बाद ये वहाँ तक कहानी चली जाती है कि हम देखते हैं कि अपने बेटे बोपोई, या उसका बोपोई तो उसका नायक हम कहता है और वो उसका दूसरा नाम कहती है आबुडू। तो दोनों अलग अलग तरह से उसको संबोधित करते हैं, संबोधन दोनों का अलग अलग तरह से। तो अब बच्चा इसमें पिस रहा है, जैसे वो बाहर की खबरें सुन रहे हैं। और बीच में एक बार होता है कि भाई कुकी समुदाय का मुखिया होता है कि भाई चलो आज बैठक करेंगे, और बैठक तुम्हारे ही घर पे करते हैं। और बैठक जैसे जैसे गर्म होने लगती है, वो उसको कहता है कि चाय नाश्ता, वो कहती है सूजी बना दूँ, सूजी भी बना दो। वो हाथ दे देता है, बाहर मत आना तुम। कहीं इसका दिमाग घूम गया और बाहर की बातें जान के कहीं हमारे बीच में कुछ आ गया, तो वो भी इतना संशय में और सकते में भी है कि क्या पता इसके दिमाग में कुछ आ जाए। और अभी तक कभी उनके जीवन में ऐसा अवसर नहीं आया जब उसने ऐसा टोका टाकी की हो। कोई मुखिया है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मिलने आए, अभी तक कोई टोका टाकी नहीं की। लेकिन पहली बार एक प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा हो गया कि मेरे पति ने, गोक्रोव ने, ये इस तरह से मुझे क्यों रोक रहा है कि भाई, और बेटे को बार बार कह रहा है कि तुम माँ से ले आओ, चाय ले आओ, या पूछ लो चाय बनी कि नहीं बनी। बेटा बाहर आता है, बेटे को कहती है सुनो बाहर जाके क्या बातें हो रही हैं। वो बेटे को वापस अंदर भेजता है। तो वहाँ से एक टेंशन का माहौल, दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति का एक सूत्रपात वहाँ विकसित हो जाता है। और वो बढ़ते जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट मोबाइल बंद है, और उसके परिवार वाले चिंता कर रहे हैं, लड़की के परिवार वाले, पीहर पक्ष चिंता कर रहा है वो कैसी होगी। और यहाँ पर इन दोनों का अपना खींचतान चल रही है। फिर इसी घटनाक्रम में वो अपने ससुराल पीहर चली जाती है। पीहर जाती है कुछ मिलने के लिए, बहुत समय हो गया।
फिर बीच में इसमें कहानी में बताया गया है कि जो कुकी समुदाय है वो ईसाई समुदाय है और मैतेई समुदाय वहाँ का स्थानीय समुदाय है। कुकी समुदाय वहाँ से बाद में आके बसा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ईसाई समुदाय का पुरुष और हिंदू समुदाय की युवती, उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह में क्या क्या अड़चन आई थी वो भी कथानक में एक जगह बताया गया है। और एक जगह ये भी कहा गया है कि जो लोग प्रेम में होते हैं, मणिपुर में भागना आम बात है प्रेमी जोड़ों का, चाहे वो प्रेम विवाह कर रहे हो या सामान्य विवाह कर रहे हो। प्रेम विवाह या सामान्य विवाह और घर से भागने का मतलब है कि अब वो घर बसाने के लिए तैयार है। एक ये लोक कथा या दंत कथा के रूप में एक प्रचलन का हिस्सा होगा, हाँ, कबीलाई समुदाय के हिसाब से, कि भाई अब अपना भार वहन कर सकते हैं, अपने आप को अपनी तरह से जीवन निर्वहन करने के लिए अब तैयार हैं। तो फिर उसके जो पिता हैं वो अंत तक माने नहीं, जो लड़की के पिता हैं लिंथोई के, तो जैसे तैसे मनाया। और फिर उसने पिता को ये भी कहा कि भाई मेरी अर्थी अब वहाँ से डोली तो मेरे यहाँ से उठी नहीं, मेरी अर्थी मेरे पति के घर से उठेगी, ये मेरी इच्छा ज़रूर रहेगी। तो ये बीच में छोटे छोटे ऐसे न्यूआंसेस आते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों का अगाढ़ प्रेम है, उन दोनों का गहरा प्रेम है। लेकिन जो संघर्ष चल रहा है वहाँ वातावरण में, जो एक हिंसा का माहौल, आगजनी का माहौल और एक दूसरे के लिए वैमनस्य फैल गया है, तो उसके प्रभाव उन दोनों के दाम्पत्य जीवन, उन दोनों के प्रेम को देखने की, अपने पुत्र को देखने की और अपने पुत्र को दो हिस्सों में बांटने तक की अंदर इच्छा हो रही है कि ये हिस्सा मैं रख लूँ या ये हिस्सा तू रख ले, इस तरह से। तो इस समुदाय में सारे में वो एक बार अपने पीहर लौटती है तो भाई कहता है कि अब वहाँ जाके क्या करेगी, कुकी समुदाय तो हमारा दुश्मन है और ये सारी जो घटनाएं चल रही है और हमारे कबीलों को नुकसान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जनजातीय समूह में इतने लोग मारे गए हैं, रिलीफ कैंप में हम आए दिन स्थिति देख रहे हैं। उसका पति भी कुकी समुदाय के जहाँ रहता है वहाँ रोज़ रिलीफ कैंप का एक चक्कर लगाता है और वो जब रिलीफ कैंप जाता है उसकी पत्नी बहुत टेंशन में रहती है कि उसको रास्ते में कोई मार ना दे, चाहे वो बोडो मार दे, नागा मार दे या मैतेई के कोई लोग मार दें या ऐसे ही बीच में मर जाए एनकाउंटर में, वो क्या पता चलता है। तो वो और दोनों तरफ के रिलीफ कैंप का एक चित्रण खींचा गया। तो उसका भाई कहता है ये लिंथोई का, अब तुम क्यों जा रही हो वहाँ, मत जाओ के, और तुम जा रही हो तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कहता है कि जा रही हो तो अरमबाई लेकर जाओ। अरमबाई वहाँ पर एक मैतेई घुड़सवारों का, कबीलाई जनजाति का एक बहुत बड़ा वेपन के रूप में एक समय इस्तेमाल होता था राजा महाराजाओं के समय। वो एक नुकीला तीर नुमा एक चीज़ होती है जिसके ऊपर विषाक्त लगा होता है और वो जैसे ही आपके शरीर में घुसेगा आप तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो जो मैतेई समुदाय है वहाँ पर तो बचपन से लड़का हो या लड़की हो सबको ये चलाना अनिवार्य और आता ही है और ये हमारा एक शक्ति सूचक चिन्ह है, ये हमारी पहचान भी है, इसका उपयोग करना चाहिए। तो वो उसको यहाँ तक भी कहता है तुम इसके सहारे सुरक्षित वापस लौट जाओगी। और वहाँ पर दोनों का जो मतभेद है वो इस कहानी में बार बार उत्तरोत्तर आता रहता है कि ये पिता का द्वारा दिया हुआ नाम रखेंगे बेटे का, ये दोनों जो प्रेमपूर्ण उसको अपना नाम कहते हैं, दोनों में खींचतान चल रही है और अंत तक कहानी इस तरह से मोड़ खाती रहती है और उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो मन मुटाव है, खाना नहीं खाना है या एक दूसरे से बात नहीं करना है या एक दूसरे की जो परवाह इतने दिन समय तक की जाती थी, अब उन दोनों में बदलाव आ गया। तो इस तरह से कहानी में बहुत सारी चीज़ों को चित्रण लेखिका ने खींचा गया है। तो लेखिका कहना ये चाह रही है बार बार कि कैसे हिंसा के माहौल में, कर्फ्यू के माहौल में जो वातावरण में कोई जहर घोल दिया जाता है या चीज़ें बो दी जाती है, तो उन लोगों के बीच में भी वो जहर घुल जाता है जिन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर बढ़कर मानवता के रूप में प्रेम को ग्रहण किया, लेकिन आज उनका प्रेम भी उस रूप में उनको संभाल नहीं पा रहा है। उनके दिमाग में भी वो बीज आ गए हैं कि तू मैतेई है, ये मैं कुकी हूँ, या मैं कुकी हूँ तू मैतेई है। तो इसका ये चित्रण कहानी में खींचा गया है, रीतामणि वैश्य की कहानी। बिल्कुल सही। हाँ, क्यों नहीं।
जैसे कि सर ने बताया 3 तरीके के ट्राइब्स हैं हमारे पास में, जो मैतेई, कुकी और नागा। तो जो नागा का रोल है वो इतना नहीं दिखाया गया, पर मैतेई और कुकी जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका खुद का मतलब वो जो मेन जो समुदाय हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। तो अब जैसे कि डिफरेंसेस तो क्रिएट हो ही गए हैं, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से अभी जिस सिचुएशन हो जाती है, जैसे कश्मीर में एक तरीके से बात ले लेते हैं कि कश्मीर में आज अगर आप कह दो कि कश्मीरी पंडित और फॉर एग्जांपल किसी मुस्लिम की ही वेडिंग हो गई है, लेकिन अगर उस वे में आप कहो कि उन लोगों में भी एक तरीके से रिलीजियस डिफरेंसेस तो आ ही जाएंगे जब वहाँ पे लड़ाई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण लड़ाई हो जाती है उन लोगों में मन मुटाव हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जैसे सुन रहे हैं उस हिसाब से अपने अपने विचार वगैरह बना रहे हैं। और उसके अलावा जो मणिपुर है वो एक तरीके से मेटाफोर की तरह यूज़ किया गया है। मणिपुर खुद एक कैरेक्टर, एक रोल सब कुछ प्ले कर रहा है। इतनी स्टोरी में मणिपुर के थ्रू हम जान सकते हैं कि मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो मणिपुर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। जब इलेक्शंस आते हैं दे आर लाइक कि हाँ मणिपुर मणिपुर, और थोड़ा बहुत कभी कभार कोई ज़्यादा वायलेंस हो जाता है तो मणिपुर का इतना इन्फ्लुएंस होता है, बाकी मणिपुर के बारे में हमें इतना सुनने को नहीं मिलता। तो मणिपुर के लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे हैं, झेल रहे हैं। उनके पास में मतलब आप एक तरीके से उनके पास में प्रॉपर जो बोलते जस्टिस नहीं है, या प्रॉपर जो अलगाववाद हो रहे हैं वो वहीं पे हो रहे हैं, तो भी उनको एक तरीके से प्रॉपर सुनने को या सपोर्ट कह दो वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी थोड़ा बाद में मैंने इस कहानी को पढ़ा तो जो गीता मणिवैश्य है, मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो प्रेम कहानी के माध्यम से जो समसामयिकी एक जो आज का जो संघर्ष चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में भी वो बताना चाहती है कि दो संघर्षों में अगर आपसी जब सब कुछ ठीक होने के बाद भी जब जातीय संघर्ष बढ़ जाता है तो प्रेम कहीं ना कहीं समाप्त होने लगता है। 15 साल तक नायक और नायिका जो लिंथोई और गोरखोब हैं उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा है, 15 साल तक उनका बेटा भी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब जातीय संघर्ष बढ़ता है तो लिंथोई के सामने समस्या ये है कि वो अपने परिवार को भी ये दूर नहीं करना चाह रही है, उनके लिए भी पूरा प्रेम है, उनके लिए आदर है, और एक तरफ वो अपने पति से भी उतना ही प्रेम कर रही है। लेकिन जब जातीय संघर्ष पनपा तो उनके बीच में भी मनमुटाव शुरू हो गया। मैतेई जो जाति है वहाँ पे 53% आई थिंक वहाँ पे रहती है, हाँ, और बाकी जो है उसमें कुकी और ये नागा है। तो मैतेई संप्रदाय जो है, एक्चुअली मैं स्टोरी वो शायद स्टोरी कहने से पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में वहाँ की डिमांड क्या थी। मैतेई चाहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिल जाए और हमें भी वही पावर्स मिल जाएं कि उनका भी सेम हाल है कि कश्मीर जैसा कि कश्मीर में था कि कोई बाहरी कश्मीर की वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, सेम वहाँ पे एक ही स्टेट में होने के बाद उन लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि वो लोग पहाड़ी इलाके में मैतेई नहीं खरीद सकते। तो ये भी एक दुविधा वाला होता है कि मैतेई संप्रदाय चाहता है कि हमें भी पूरी वो मिले, जो भी इनको एसटी का दर्जा मिल, इतनी सारी फैसिलिटी है हमें भी मिले। तो ये कहीं ना गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये देखते हैं कि दोनों का सब कुछ अच्छा चलने के बाद जब वहाँ पे इतना ज़्यादा हिंसा फैली हुई है, उसके बाद भी वो कहती है एक बार परिवार को देख के आ जाओ, जबकि बाद में उसे सुनने को मिलता है कि वहाँ की पूरी बस्ती ख़त्म हो चुकी है। फिर जब अंत होता है तो भी वो अपने परिवार के लिए वो चाहती है, जब वो यही सुनती है ना कि किस तरीके से वो सारी बस्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो उसे लगता है कि अब मेरा यहाँ से जाना मतलब यहाँ रहना भी सही नहीं है और यहाँ से जाना ही ठीक है, तो अंत में वो जाती है। इस बीच में एक ही जो कैरेक्टर है ना, एक चीज़ जो आती है कि उनका जो बेटा होता है बोईपू और अबूडा, तो उसके साथ जरूर ये होता है कि आपके मतलब जातीय संघर्ष किस तरीके से रिश्तों को, समाज को, दो धर्मों को और देश को, सवाल तो देश का भी आता है कि देश का एक राज्य है जहाँ पे ऐसी हिंसा हो रही है, तो हर किसी के लिए कहा प्रेम, संवेदना सब कुछ समाप्त हो जाती है, मानवीयता ही समाप्त हो रही है। तो इस बीच में जो बच्चा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आने वाली उनकी जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उनका जातीय संघर्ष बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई भी बात या फिर कोई भी जो जाति है वो झुकने को तैयार नहीं है। कुकी भी कह रहे हैं कि नहीं वो आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा हक ले लेंगे या हमारी ज़मीनों पे आ जाएंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी जो है मानवीय संवेदना को ख़त्म करती हुई और लास्ट में जो रीता मणिवैश्य है वो कहानी को समाप्त नहीं कर रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि बस वो आराम बाई वो जो उसका भाई देता है उसको लेके वो दौड़ के और फेंकती हुई जा रहे हैं। तो सब यही कह रहे हैं, जो युवक है वो कह रहे हैं कि देखा मैती ऐसे ही हैं, मैती तो कुछ मतलब इनसे बच नहीं सकते हम लोग, और ये कब ले आई ये आराम बाई जो है इसके पास कैसे आ गए। तो अंत में भी उन्होंने जो लेखिका है उन्होंने अंत नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका अभी अंत नहीं हुआ, इस समस्या का भी हल नहीं है। तो उन्होंने भी क्या है कि उसे जाते हुए समाप्ति भी यहीं पे की, नायिका जा रही है और वो अपने जो बाण है जो भी आराम बाई, मैंने एक्चुअल में देखा नहीं, वैसे सर्च करूंगी कि कैसा हथियार होता है ये, तो उसको फेंकती हुई नायिका का वो अंत दिखाया है। तो कहानी कुल मिला के बहुत ही मतलब प्रेम कहानी के साथ ही उन्होंने एक प्रेम की संवेदना जो रहनी चाहिए और कैसे हम लोगों में जातीयता और ये भर जाती है, तो इसे हम अपने अगर अंदर देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंतर मन से ये चीज़ निकल जानी चाहिए कि जाति संघर्ष होना तो नहीं चाहिए। लेकिन बहुत लोगों में ऐसा होता है कि मतलब बचपन से ही ये जातीयता बच्चों में बताना कि हाँ, तो बचपन से भी बच्चों में ये चीज़ होती है। तो हमें जाति धर्म संप्रदाय से अलग होकर एक देश की बात करनी चाहिए और देश के बारे में ही सोचना चाहिए। नहीं पढ़ा। हमने एक असम यहाँ कहानी पढ़ी थी, हक, हक, हाँ, अंजलि देशपांडे। उसमें भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसमें प्रेम कहीं कम नहीं हुआ। वो अलग वो एंड थोड़ा में सा अपना अलग। हक लेने जाती है। पहली पत्नी दूसरी पत्नी इसके फुलकारी का दुपट्टा उसके हाँ। पत्र दोनों लेने जाती है। वो बड़ा इस टाइप की मूवी भी आ गई है ना अभी हक। वो अलग वो है, अलग लेकिन है। वो भी अच्छी मूवी, हक बड़ी अच्छी मूवी। हाँ, हक कंसेप्ट कुछ लेकिन ये दोनों गड़बड़ कर रहे वो हैं। अलग है, लेकिन ये कहानी अलग है। ओके, ओके, ये आसाम हक जो फिल्म है वो शाह बानू पर, हम विषयांतर हो जाएंगे थोड़े वो अभी, थोड़ा- शाह बानू के केस के ऊपर है वो जिसको अलग- शाहीन बानू किया गया है। लेकिन ये कहानी तो बिल्कुल मणिपुर एक प्रेम कथा, एक बेहद सामायिक कहानी है। जो दौर हमारे सामने है या हर किसी को वहाँ के हालातों के बारे में नहीं पता चला, उन लोगों के सामने आज के सच को सामने लाती है। मणिपुर में करीब 2-3 सालों से जातीय हिंसा चल रही है। अभी तक हालात सामान्य भी नहीं हुए हैं। लेखिका ने बेहद ज्वलंत सब्जेक्ट उठाया है जिसके लिए वो बधाई की पात्र है। कहानी बेहद अच्छी है, कहना कहानी की तारीफ के लिए सही शब्द नहीं है, बहुत हल्का शब्द है। इतनी बड़ी कहानी होते हुए भी मैंने इसे बिना ब्रेक के पढ़ा। जातीय हिंसा एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर फुल स्टॉप आज तक नहीं लगा, चाहे वो हिंदू ईसाई हो, हिंदू मुसलमान हो या फिर शिया सुन्नी। लिंथोम्बी और ग्रोकराव एक बेहद प्रेम करने वाले पति पत्नी और माता पिता हैं जिन्होंने प्रेम विवाह किया। दोनों साथ पढ़े हैं इम्फाल में। शुरुआत में उनके बीच धर्म या जाति आड़े नहीं आती। दोनों एक दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर भी करते हैं। गोकरोव कहता भी है विवाह से पहले कि तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे और अपने बीच रीति रिवाज और परंपराओं, धर्म, पूजा पाठ को नहीं आने दूंगा। लेकिन जैसे ही समुदाय की बात आती है वो गांव के मुखिया से अनायास ही क्या होता है कि लिंथोट कुकी बन जाएगी। दो समुदायों के बीच जब विवाह होता है तो वो भी प्रेम विवाह, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, खासकर एक लड़की को। इनमें एक परिवार समाज की क्या भूमिका होती है, इन तानों बानों से कहानी रची गई है। लेखिका ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर कहानी लिखी है, पात्रों के परस्पर संवादों के माध्यम से अनेक मानवीय संवेदनाओं को उभारते हुए उसने पात्रों के भावों को उभारा है। बहुत सारे संवाद थे जो मैंने लिखे थे, वो मैं भी नहीं पढ़ रही हूँ। लिंथोई और गोकरो के बीच बेहद प्रेम और निष्ठा के बावजूद दोनों के बीच जाति कहीं न कहीं जीवित है। जब दोनों के संबंध सामान्य होते हैं तो वे अपने बेटे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन जब जातीय संघर्ष की बात आती है तो दोनों ही चाहते हैं कि उनको उनके दिए नाम से पुकारा जाए, बच्चे को उसके दिए नाम से पुकारा जाए। पता ही नहीं चलता कि प्रेम कब हार जाता है और अविश्वास जीत जाता है। पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास से बढ़कर जाति हो जाती है और कितने ही रिश्ते बिखर जाते हैं। कब और कैसे उन दोनों को पता ही नहीं चलता। उन दोनों का मासूम बालक माता पिता के रहते हुए भी स्वयं को यतीम महसूस करने लगता है। कहीं कहीं कहानी ने विवाद से परे रहकर राजनीति को भी छुआ है।
जैसे समाचारों में खबर आना कि सूत्रों से पता चला है कि इस संघर्ष को चलाए रखने के लिए सीमा पार से अरबों रुपए आ रहे हैं। दुनिया भर की खबर ले रहा है पर माँ बाबा की नहीं। लिंथोड का ये कहना और मुखिया का गोपरोव से ये कहना कि लिंथोड से थोड़ा सावधान रहना लेखिका का पितृ सत्ता पर भी प्रहार है, क्योंकि अंत में भागना भी स्त्री को ही पड़ा है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ जाति और जनजाति के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। यह व्यंग के साथ कहने को कुछ बचता ही नहीं है। बहुत सही है। थोड़ा सा खा कई चीजें आपने जो नहीं बोले गए थे बात करेंगे तो बातों में से बात काफी बढ़ जाएगी। आप बोले। मित्रों, ये कहानी जैसे मैंने अभी कहा, अभी मैंने शाह साहब के घर पे पढ़ के इसको मैं दो स्तर पर बात करूँ। पहला स्तर ये है कि ये दरअसल मणिपुर एक प्रेम कहानी एक नफरत की कहानी में कैसे बदलती, ये उस चीज की कहानी है। हालांकि ये शीर्षक तो कौन देगा, एक नफरत की कहानी, लेकिन प्रेम खिंचाव में और खिंचाव नफरत में कैसे बदलता, उनके लिए कौन से तत्व, वो मैं दूसरे पार्ट में उसका जिक्र करूंगा। इसको पढ़ते वक्त मेरे को साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ फिल्म ताजमहल का एक गीत बार बार मुझे याद आया, और वो इसलिए याद आया कि इस प्रकार की कहानियां एक संवेदनशील कलाकार की उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति के रूप में लिखी है। उसके कहानी लिखने या कला के किसी भी प्रकार को जीवंत रूप देने के लिए जो भी माध्यम उपलब्ध होते हैं, तो साहिर लुधियानवी मेरे हिसाब से फिल्मों में एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने बड़ी दार्शनिक चीज़ें कही है। हालांकि उर्दू शायरों में कोई उनका बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से साहिर लुधियानवी ने वो है उनका एक खुदा है बरतर, खुदा है बरतर, वो मैं पहले पार्ट में इसको सुना रहा हूँ। जमी के खातिर ये जंग क्यों है? खुदा है बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों, हर एक फतहो जफर के दामन पे खूने इंसान का रंग क्यों है। जो भी जीत रहा है उसके दामन पर आदमी का खून क्यों। और ये आपने जैसे कहा ना कि ये मणिपुर नहीं, कोई भी समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिया, सुन्नी, अब ये क्रिश्चियन हिंदू कह रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन खुद में प्रोटेस्टेंट और वो कौन सा दूसरा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो उनके झगड़े शिया मुसलमान, हिंदू मुसलमान छोड़ो, हिंदू में शैव वैष्णव मान और मुसलमानों में शिया सुन्नी, मतलब कोई भी समुदाय, कोई जरूर नहीं है। तो इसका एक्चुअली इस कहानी का फलक बहुत बड़ा हो जाता। ये एक रीजनल
उस कैनवस पर होकर एक बहुत व्यापक कैनवस को टच कर, शायद कह रहा है जमीन भी तेरी हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है? क्या चीज़ ये? मिल्कियत का सवाल क्या है? क्योंकि मेरी मिल्कियत हाँ मतलब वो और हमें यहाँ एक बिंदु पर ये समझना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा ये सब दिखावे हैं, असली कारण आर्थिक कारण है। ये सब धर्म संस्कृति और हम बड़े और हम छोटे और ये सब ये यूजलेस। कार्ल मार्क्स वाज राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये सब इकोनॉमिक रीजन से, हमें जमीन दाबनी है, हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, हमें वो चाहिए। मिल्कियत का सवाल, ये कत्लो खूं का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जहाल क्या है, जिन्हें तलब है जहान भर की। वो लोग जो उन्हीं का सीना बातें, इतना तंग क्यों है? वो जो बातें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शायर लिख रहे हैं, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों। ये कहानी, ये सवाल जो साहिल ये जो सवाल उठाए, ये कहानी में ये सवाल। और इस पे ये कोई एक कहानी नहीं, इस पे कई मंचों की भी इसमें कहानी। और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन पर जो कहानियाँ साहित्य का वो जो पूरा वो सब इसे गरीब माओ शरीफ बहनों अमनो इज्जत की जिंदगी दे, जिन्हें अता की है वो ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के शीशे पे जंग क्यों है। अब ये दिलों के शीशे पे जंग देखिए, दिल साफ थे बिल्कुल, लेकिन दोनों के जंग लग गए। वो बात ऐसे हाँ, influences की। जंग लगने का मतलब है कि पहले तो एक दूसरे को देख सकते थे, शीशे थे, लेकिन एक दूसरे को देख, अब जंग लग गया, अब आपको भूलिए। बीच में वो रिलीजन का हाँ। जंग लग गया तो अब उसके- आइडेंटिटी क्राइसिस, हाँ आइडेंटिटी। लेकिन ये क्रिएटेड, ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, ये चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, ये सब सरकार करे, और वो उसका मकसद होता है पावर में रहना। बिल्कुल वो तो इसका चाहती है कोई ये किसी differences- आइडियलिज्म से कोई लेना नहीं। कोई लेना नहीं। कज़ा के रास्ते पे जाने वालों को बच के आने की राह देना, दिलों के गुलशन उजड़ न जाए, मोहब्बतों को पनाह देना, जहां में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतो जफर के दामन पे खून है इंसान का रंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहानी या इस प्रकार की जो रचनाएं जो आपके प्रोवोक कर, थॉट प्रोसेस, आपके सेंटिमेंट्स को जगाए और आपको ये दिखाए कि इंसानियत के ऊपर कौन सी चीजें वो हावी हो। हाँ जी बोले। हाँ जी। स्त्री पुरुष लड़का लड़की के प्रेम से ज्यादा पावरफुल तो कोई चीज है, वो फ्राइड ने भी कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल क्या हो गया, चाहे वो हिंदू मुसलमान की कहानी का, मंटो की कहानियों का जिक्र ले लें, विभाजन की कहानियों से पावरफुल हो गया है ये आरोपित जो इम्पोज्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं एक ईसाई हूँ, मैं मैती हूँ, मैं वो दूसरी कुकी हूँ। तो ये आइडेंटिफिकेशन होते ही आप एक आम लड़की थी, आप एक आम लड़के से एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए, वो सब खत्म।
तो इस पे भी पार्ट पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल ये कहानी आपको एक उस बड़े व्यापक षड्यंत्र की ओर ले जाती है जिसमें सत्ताधारी हो चाहे कोई भी, सत्ता में रहने के लिए आपके बीच में वो जिसको तांत्रिक भाषा में कहते हैं काले उड़द बिखेर देता है और हम सब उसके अनजाने में शिकार बनते हैं। बच्चा जो प्रतीक है एक मासूमियत का है जिसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और वो लड़का और लड़की दोनों इस षड्यंत्र के शिकार हैं, और वो लड़की इसकी ज्यादा शिकार है क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र में सबसे पहले अगर कोई मरता है तो बच्चे और औरतें मरती हैं। इस प्रकार और उसके बाद में जिस चीज की हत्या होती है वो एक इमोशन, एक सेंटिमेंट, यानी दोनों के बीच में प्रेम की। तो साहित्य और कला वो ये काम करती है कि वो आम आदमी को इस बात पर इशारा करे कि ये षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र क्या है उसको समझो। साहिल सवाल करता है जिसने दुनिया बनाई है कि खुदा बरतर तेरी जमीन पर जमीन का, और ये फैक्ट है इस सब का रीज़न जो है वो इकोनॉमिक है। सत्ता भी अपना आप में एक इकोनॉमिक रीज़न है, क्योंकि वो दुनिया की जो नियामतें हैं उनको भोगने के लिए वो सत्ता चाहिए। भय का बाजार, भय का बाजार, डर का बाजार, उससे ही होती है षड्यंत्र। ये आर्थिक तो है, वो भी तो वो चाहते हैं हमको भी ये दर्जा दिया जाए, तो ये सब तो नहीं वो है। आर्थिक पहलू ही है तो उसका। अभी अपने यहाँ भी तो हिंदुस्तान में तो ये SC बना गया, और सब क्या होगा हाँ, ये सारी चीजें भाई। उनको आज ब्राह्मण भड़काव आंदोलन के कर रहे हैं कि लिए। हमें रिजर्वेशन दो, तो वो ये SC के खिलाफ जब हो रहा है सब एवरीथिंग इज सेम, जगह जगह वही बात हो रही है। लेकिन जिनको ये चीजें समझनी चाहिए वो ये कहानियां पढ़ते नहीं है, वो ये नहीं पढ़ते। वो चाणक्य की नीति में पढ़े हैं। पढ़ते नहीं है। जी साहब। मणिपुर एक प्रेम कथा। लेखिका ने ये कहानी मणिपुर एक प्रेम कथा के नाते दोनों चीज़ों को उभारा है। कहानी की जो सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी आप कह रही थी कि कहानी में पठनीयता इतनी गजब की है कि आप एक बार शुरू करते हैं तो अंत तक पढ़ जाते हैं उसकी। इतनी गजब की तो पठनीयता है। संवादों में कहानी है, छोटे छोटे संवाद में कहानी है। यद्यपि अंतर्द्वंद को कम रखा गया है, परिवेश का वर्णन कम है, फिर भी आपको एक संकेत मात्र तो दिया ही गया है, सूचनात्मक। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगा कि कहानी में सूचनाओं से इस लेखिका ने कितनी अच्छी कहानी बना दी है, लेकिन बहुत मुश्किल काम था ये। लेकिन मणिपुर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो नेचुरली लेखिका का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। ये सूचना ही सही, सूचनाओं पर आधारित कहानी है। इसमें कहानी में सघनता नहीं है, गहनता भी कहीं पर उन्होंने एनालिसिस नहीं किया है किसी के अंतर्द्वंद का, वो पाठकों पर छोड़ दिया है इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी कहानी इतनी खूबी बन चुकी है कि यदि हम कुछ चीज़ों को हम एक्स्ट्रा पढ़ लें तो कहानी को और अच्छी तरह से हमें समझ में आने लग जाती है। इसमें आप देखिए कि एक तरफ आप छोड़ देखिए कि जब वो दोनों कॉलेज से भागते हैं तो वो लड़की कहती है, जो लिनथोड़ है, कि भाई मैं अपना घर बार छोड़ के नहीं जाऊंगी। और दोनों में ये होता है कि ये, हालांकि मणिपुर में ये है कि जो शादी होती है तो भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी है यहाँ पर कि उसमें एक परिवार या दोनों परिवारों की इच्छा नहीं होती है तो शादी नहीं कराई जाती है फिर। और ये तो दोनों अलग अलग समुदाय से हैं,
और यहाँ पर धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जातीय समूह महत्वपूर्ण नहीं है। वो कबीलाई जो समूह है, जो कुकी समूह है, और एक जो मैतेई समूह है ना, मैतेई समूह है, मैदानी है, घाटी के रहने वाले हैं, और वो पर्वत के रहने वाले हैं, है ना। इनका एक अपना इतिहास है जो कि आगे अपन वर्णन करेंगे जो चीजें आएगी। तो आप देखिए जब ये भाग के जाते हैं तो वो वहां पर इस कहानी का एक एक्सट्रीम पार्ट देखिए इसमें, वो बहुत हमारे लिए मतलब कि फिर दूसरी पार्ट को आप अपनाएंगे कि गोरकोव ने लिंथोड़ के सर पर हाथ रख के बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तेरी कसम। लिंथोड़ ने अपने सर से उसका हाथ चूम लिया। तू जैसे मायके में है मेरे साथ वैसे ही रहेगी। तू मैते बनकर रहना, हिंदू बनकर रहना, अपना पूजा पाठ करना, अपना खाना पीना, मेरे और तेरे बीच में धर्म जाति रीति रिवाज कहीं आने नहीं दूंगा, है ना। उसके बाद भी मैते स्वीकार नहीं, मतलब उसके जो पेरेंट्स है वो कुके के साथ शादी स्वीकार नहीं करते हैं, और उसको ढूंढने के लिए वो समझते कि मेरी बेटी को बहका के ले गया है, तो ढूंढने के लिए पुलिस भेजती, क्योंकि वो जो पावरफुल उसका घराना भाई के है, पुलिस भेजती है। लेकिन ये लेखिका कहानी बताती है कि वो उस जंगल में चले जाते हैं जहां पर पुलिस भी नहीं पहुंचती है, मैं जहां से दूसरे देश भी जाया जाता है, ठीक है ना। इतने संकट के क्षणों में दोनों शादी करते हैं, है ना। और फिर स्वीकार कब होता है, जब उनके एक बच्चा हो जाता है। तो इतना मतलब कितना उनके बीच में अटूट कह सकते हैं, गहरा प्यार है ना। ये एक तरफ की सच्चाई है जो कि फ्लैशबैक में घटना बताई है लेखिका ने इस कहानी में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप देखिए कहानी की शुरुआत जो है प्रेजेंट में जो चल रहा है वो होता है कि उस जो गूढ़ प्रेम है और दोनों के बीच में जो अटूट प्रेम है, वो कुकी और जो मतेई समुदाय में अब जो ये नए जो डेवलपमेंट हुए हैं और दोनों के बीच में मतलब कि जो नई बन रही है, और उसके पीछे पॉलिटिक्स है। कारण पॉलिटिक्स में क्या है, इसमें एक जगह आया है, बहुत संकेत में बताया उसने, लेखिका ने बताया है कि वो जो एसटी का दर्जा, बिल्कुल सही बात है कि वो एसटी का दर्जा मतलब कि वो देने के लिए उसने बताया कि कुकी के पास, कुकी क्या कहता है कि जल थल पशु पक्षी यानी कि जो भी रहते हैं उन पर एकाधिकार उनका है, लेकिन संपत्ति शिक्षा नौकरी में मैतेई आगे हैं और सत्ता में भी मैतेई है। लेकिन वो चाहते हैं कि अब जो है हाँ हमारा जमीनों पर भी अधिकार हो जाए, यही से लेकर के। और शायद आपको पता नहीं होगा, वो अपन वर्णन बाद में करेंगे कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। वो हाईकोर्ट का एक फैसला क्या एक रिकमेंडेशन था, उससे ये शुरू होती है, ये झगड़ा सारा शुरू होता है और इसमें मारकाट मचती है। खैर एनीवे कि जो भी कुछ हो जाता है, विचारों पर हो जाता है झगड़े का या इनके आपस में संघर्ष का, तो बात यहाँ तक फैलती है कि जो पति पत्नी आपस में इतने प्रेम करते थे तो भाग करके और बिल्कुल खिलाफ में जाकर के और उनके बीच में अविश्वास संदेह का इतना गहरा आ गया है कि अब वो भी मानने लगे कि वो मैतेई और बेटे को बोपोई और वो जो है वो आबूरा है ना। एक तो ये है, इससे मतलब कि आप संवेदना को वर्णन नहीं किया है लेखिका ने, लेकिन हम समझ सकते हैं कि मतलब कि किस तरह से इनके बीच में उतना प्यार था। वहाँ पर वो उस सीमा तक भाग गए थे जहाँ को पकड़ा नहीं जा सकता है उसको, और वहाँ पर अब इतने सालों बाद बच्चा हो गया, उसके बाद भी ये जो दोनों समुदाय में जो चला है, उसके बाद इनके बीच में जो है इनके आपस में मतलब क्या है कि है ना, मतलब आपस में संदेह भी हो गए हैं। और वो अब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बजाय एक दूसरे को मैतेई और कुकी मानने लगे हैं कि घर में प्रवेश कर गया है। कितनी बड़ा मतलब कि आप बोल सकते हैं कितनी गहरी खाई पैदा हो गई है, क्योंकि है ना जितना कहाँ उनके बीच में अटूट प्रेम था, कितनी गहरी खाई पैदा हो गई है। कहानी दो एक्सट्रीम पर आप देखिए कि जिसको निभाया है बड़ी मुश्किल से, इस मतलब कि जिसमें बिना किसी नॉन स्टॉप की कहानी चली है, उसको कितना अच्छी तरह से उसको कहानी को निभाया है लेखिका ने। ये दोनों बात बताने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर कि एक तरफ तो प्रेम का चरम बता रही है, तो फ्लैशबैक में है, उसका वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन वो घटनाओं के माध्यम से वो आपको संकेत दे रही है कि और एक तरफ जो है अब उनके बीच में ये है कि बार बार पूछते हैं कि अच्छा हुआ है, और उनके जो नाश्ता बनाती है चाय बनाती है वो जो कुकी समुदाय है वो स्वीकार नहीं करता है ना। उसको भी कई बार लगता है कि उसका आपको बताया कि उस लड़की का फोन गायब हो जाता है, ये बात आती है ताकि वो बात नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, ये क्योंकि पूरे जो कुकी समुदाय उनमें संदेह डाल देता है। और जब ये पियर जाती है, बीच में एक पियर जाती है, तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई आज देख क्या हालांकि क्या जाके आती है, तब उसको माँ बाप रोकते हैं
उसके वहाँ के परिजन रोकते हैं। वो कहते हैं, अमूमन तो कहते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, वो आदिवासी समुदाय है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए सभ्य समाज में और इसमें यही अंतर है। वो कहते हैं कि ये घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है, नहीं तो ये दूसरे समुदाय होता, सभ्य समाज होता, वो कहते नहीं घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के बंद हो गया है, स्पेशली लड़की के लिए। जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि उस समुदाय से है तो भी लड़की के लिए उनका इतना मान है, भले लड़की ने शादी कर ली है, कोई खिलाफ में जाके की है, जहाँ पर उसका मन मर्दन हुआ है, उसके बाद भी उस लड़की के लिए आप सोचिए, उस मतलब उस आदिवासी समुदाय की कल्पना देखिए कि लड़की को कितना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल कि नहीं तेरे लिए दरकार दरवाजा। ये आप सभ्य समाज से उचित आप नहीं कर सकते। यहाँ तो ये शिक्षा दी जाती है कि हमने शादी तूने कर ली है, जैसा है अब तू जान तेरा काम जाने, लेकिन नो, यहाँ पर उसके परिजन कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि नहीं तेरा घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है। और वो वहाँ से जब लगता है कि नहीं तो जाने ही के अभी भी उसको ये लगता है कि अभी भी बचा रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगी। और वो अभी तो बच्चा भी मेरा वहीं पर है, वो जाती है। लेकिन उसका भाई जो है अरमदेई, जो वो हथियार जो उनका परंपरागत है, वो दे देता है कि कभी भी तेरे ये हमारा हथियार है, कभी भी तेरे को आत्मरक्षा करना पड़े, ऐसी निकट आवे तो वो एक कपड़े में बांध करके और वो छुपा करके वहाँ आ जाती है ना। और उसके बाद जो कहानी अपने बताया ही है कि उनका मोहल्ले की बैठक होती है और सारा तो बातों में उनसे निकलता है कि वो कहते हैं कि उनके हालचाल जानना चाहती है अपने पियर वालों को, तो वो उसके पति के मुख से निकलता है कि बस्तियाँ तो जला दी गई है ना। ये कहानी में आता है, बस्तियाँ जला दी गई, उसके माँ बाप वो रुक जाता है वहाँ पर, या तो मर गए हैं या कैंप में चले गए, कोई पता नहीं है के बारे में। तब वो रोती हुई जाती है उनके में, और तब इनको संदेह होता है क्योंकि समुदाय को कि ये मतलब कि हमारे बीच में ये भेदिया थी, ये थी, ऐसा था। और वो नवयुवक उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो आराम यहाँ पर वो आराम बाई का प्रयोग करते हुए और ये निकल जाते हैं। निश्चित रूप से लेखिका ने, क्योंकि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, कहानी ओपन एंडेड है ना। और तो ये इस रूप में सूचनात्मक लाइनों से भी या सूचना के आधार पर भी लेखिका ने जबरदस्त कहानी लिखी है, मैं कह सकता हूँ। यदि इस पे अंतर्द्वंद को नहीं वर्णन किया गया है, वहाँ के परिवेश का चित्रण उतना नहीं हुआ है, फिर भी लेखिका को ये धन्यवाद जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी हमारे लिए रखी है, इस पर कि बहुत ही गहराई से विचार करने की हमें जो तैयार। हम मणिपुर से तो कम से कम बहुत कम परिचित है ये, है ना। और इस कहानी के माध्यम से हमारे मन में कई बातें उठती है, क्योंकि समुदाय की क्या स्थिति है, मैतेई समुदाय क्या है, नागा समुदाय क्या है, ये क्यों हुआ है ना, किस बात से हुआ, इस पर हम दूसरे राउंड में चर्चा करेंगे किन बातों के लिए। और इस पर मैंने लिखा भी, उसमें लिखना तो उसको मैंने लगाया नहीं था, इसीलिए फेसबुक पोस्ट पर लगाया था, वो भी मैं सुनाऊंगा जो मैंने लिखा इस पर। आप लोग लिख के लाए हैं, मैंने भी लिखा है, तो मेरे नोट है वो मैं सेकंड राउंड में सुनाऊंगा। मैं अभी तो पहली बात यहीं पर खत्म करता हूँ। आप कुछ कह लो जो सुना आपने। नहीं, मेरे को तो यही लगा कि जो बातचीत हुई है, तो जो हमने समझा है वो ठीक ही समझा है कि मेन प्रॉब्लम जैसा बॉस ने कहा आर्थिक है, दूसरा ये है कि हाँ राजनीतिक लोग जो हैं वो ये सब कर रहे हैं, और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी जो संतान है उसकी जो सोच होगी वो शायद इस समस्या का समाधान कर सके। उस तरह के लोग अगर कुकी और दोनों मिल के कोई समाज बनाए तो शायद इसका कोई समाधान हो सकता है भविष्य में, क्योंकि आज ज़रूरत इसी की है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब आ गया बाहर। डालो राज करो जो अंग्रेजी था वो अभी तक चल ही रहा है, वो भी खत्म ये राजनीतिक बात। ये तो शेक्सपियर की एक पोयम थी ना, जिसमें वो लैम शेफर्ड और सबको कंपेयर करता है, गोट को और सबको। उसमें भी तो यही दिखाया था कि जो गवर्नमेंट आती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की, वो ऐसे ही रूल करेगी कि वो लोगों में डिफरेंसेस डाल देगी, उन लोगों में दिमाग सोचेगा तो यही कि हाँ आपस में लड़ने से ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो सरकार क्या गलत कर रही है वो पता चलेगा ही नहीं। तो वो चीज़ अटल जी का भी मैं कुछ दिनों पहले वीडियो देख रहा था, उन्होंने यही कहा है कि सरकारें सब एक जैसी होती है, कांग्रेस हो बीजेपी से कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार हो वो ऐसे ही काम करती है। कहानी के समय कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, क्या आप बता रहे हैं मैं भी बताऊंगा।
सबसे पहली बात तो ये कि ये जो संघर्ष शुरू हुआ वो किस दिन से हुआ, एक तारीख। मई 2023 2023 में हुआ। मई ट्राइबल 2023 ट्राइबल सॉलिटरी मार्च एक निकला गया था, हाँ। अखिल जनजातीय छात्र संघ ने निकाला था वहाँ पर। 3 मई 2023 के बाद ये सारी समस्याएं बढ़ी है, और जो आप ऑर्डर की बात कह रहे हैं ना, उसके बाद मैतेई के विरोध में अखिल जनजातीय छात्र संघ ने वो रैली निकाली थी, और उसके बाद आगजनी हुई, कर्फ्यू हुआ, और छोटे छोटे इलाकों में ये हाथापाई, मारकाट और ये सब शुरू हुआ। वहाँ से ये आग भड़की है। अब इसमें एक बात जानने के लिए है कि ये कुकई कहाँ से आ गए, ये भी हमको जानने की है। कुकई हवा से नहीं आए। इनको एंट्री दी थी। नहीं, कहानी में भी आता है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, कहानी में आता है ये वर्णन। तो इसको जानने की जरूरत है कि तिब्बत, बर्मा, म्यांमार से जो शरणार्थी धीरे धीरे इस तरफ बढ़े, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी जमीनों को कब्जा किया, या धीरे धीरे भारत के और नज़दीक बढ़ते गए। फिर उनका समुदाय धीरे धीरे जो तिब्बत, बर्मा और म्यांमार से आया वो कुकी कहलाने लगा। ठीक है, कुकी उनको नाम लिया गया, कुकी जो उधर से आए उनको कुकी। और फिर रोहिंग्या अलग है, नहीं, कुकी अलग है। वो एक अलग चीज है। नहीं, एक मैंने इसमें एक चीज और पढ़ी। मणिपुर में 3 समुदाय है। जब था यहाँ पे तो उन लोगों ने भी इनको जो क्रिश्चियंस है उनको एंट्री दी थी, क्योंकि नागा से उनको बचाना था। उस टाइम पे नागा- वो कहानी में कहानी में आती है। वो बात की बात है। पहले कुकी आए कहाँ से, मैं उसकी बात, वो बाद में हुआ। कुकी मतलब भारत के नहीं थे, वो उधर से आए, वो आए थे। म्यांमार और मतलब उधर से आते हैं, शरणार्थी तिब्बत। थे, हाँ, शरणार्थी आने के बाद उनकी दोस्ती मैतेई लोगों से हुई, और फिर नागा संघर्ष उत्पन्न हुआ। नागा संघर्ष से बचाने के लिए फिर उन्होंने एक भूमिका निभाई। वहाँ से उन दोनों के बीच में एक मैत्री भाव हुआ। मैत्री भाव होने के बाद फिर एक समस्या की जड़ है यहाँ पॉपी की खेती, जो आर्थिक रूप से पर्यटन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक आर्थिक प्रदान करती है वहाँ के समुदाय को। हाँ, तो उससे भी एक दोनों जनजातीय समूह में एक फ्रिक्शन और संघर्ष शुरू हुआ कि पॉपी की खेती वाले इलाके कहाँ ज़्यादा है, घाटी में ज़्यादा है या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा है, और पहाड़ी में इलाकों में ज़्यादा है तो दोनों में कितना रेशो बंटना चाहिए, तो वो भी एक मुद्दा पैदा हुआ। और उसके बाद नागा का जो आपने बताया वो तो अपनी तरह से है ही। और इसके बाद ये जो स्वामित्व, भूमित्व की आधिपत्य है कि 10% खाली चीज़ भूभाग उनके पास है घाटी के लोगों के पास, और पहाड़ी के लोगों के पास है 90% लैंड उनके पास है। लेकिन वो उसका रिवर्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भूमिका बिल्कुल विपरीत है। लैंड की रिफॉर्म की बात में तो 90% अंडरटेकिंग उनके पास है, लेकिन जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, कॉलेज, वो मैतेई उसमें आगे सबसे आगे। हाँ, भूमि तो कुकी के पास ज़्यादा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बिजनेस पावर वो सारी उनके दूसरे समुदाय के पास है। तो वो ये तो रहता है कि भाई भूमि तो हमारे पास खूब है, लेकिन एक मनुष्य के कार्मिक विकास में हमारी कोई योगदान नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर में वी आर जीरो। इस वजह से वो संघर्ष बार बार बढ़ता गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 3 मई 2023 को इसने बड़ा एक विकराल रूप धारण किया। आप इसके बाद और जो बता रहे हैं वो भी जोड़ दीजिए। इस कहानी में आप देखिए, पति पत्नी के बीच में संवाद चलता है, उस माध्यम से कुछ कहानी में बातें बताई गई है। तो कहते हैं कि मैतेई लोग गलत हैं, उन लोगों ने कुकी बस्ती का नाम चूड़ा चांद रखा। ये कहानी में आता है ना, होता कि नहीं, अच्छा उसने नहीं बताया चूड़ा चांद कौन है, तो मणिपुर का राजा था, बहुत पुरानी वो बता रहे हैं इस बहाने कि राजा चूड़ा चांद ने कुकी लोगों को यहाँ बसाया था। कुकी लोगों को अपनी मर्जी से राजा के सम्मान में इस बस्ती का नाम चूड़ा चांद रखा। बसाया क्यों था, उसका कारण भी था। जब वो नहीं आदमी बताता है कि क्यों बसाया था, पता है तुमको कि कुकी लोगों ने मैतेई की मदद की थी, और नागा के अत्याचार से बचने के लिए लोगों को बसाया गया था। मतलब हम कोई राजी से नहीं आया, उन्होंने बसाया तो हमने उसको रखा। तो ये बहुत टिपिकल उनके बीच में पहले वर्षों से, यानी पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन अब ये नया क्या हुआ कि जब ये मैतेई जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, तो ये चाहते हैं कि जो ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो ही वो कश्मीर वाली बात जो कह रहे थे वैसे यदि वो उनको दे दिया जाए तो ये उतने पढ़े लिखे नहीं है, रोजगार में इनका हिस्सा नहीं है, राजनीति में इतने कुकी वालों का हिस्सा नहीं है, वो बस उसी को हथियार बना करके लड़ते हैं। तो एक्चुअल में संसाधनों को लेकर के झगड़ा है।
और इसको बढ़ावा दिया है राजनीति में मुख्य रूप से। बाकी अब 23 से पहले भी रह रहे थे, छोटे मोटे झड़प होते थे उनके बीच में, लेकिन उनमें जो शांति बड़ी थी। प्रॉब्लम नहीं। आप 23 से पहले का मणिपुर देखें, वो इन दिनों में जितना peaceful मारकाट और बवाल मचा है उतना नहीं था, मतलब कि बहुत तरीके से था। और मतलब कि नेहरू के जमाने से ये मणिपुर को वहाँ के राजा जो भी राजतंत्र था उनको करके और भारत में मिलाया गया था इसको। और बड़े शांति, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा कोई छोटे मोटे झड़प हो गई, संघर्ष होकर चलता था कि ये झगड़ा 23 के बाद शुरू हुआ है। इसके लिए बड़े कहा जाता है कि तो ये भी चीजें जो संकेतों में यहाँ पर लेखिका ने कहानी में लाई है, ये वो इसीलिए लाया गया है कि भाई हम उसको डिटेल में जाकर देखें कि मणिपुर के संघर्ष जो चल रहा है, इतना बहुत ज्यादा उबाल चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये भी हमें लेखिका हमें संकेत करती है कहानी के बीच, और कहानी में ही बात चीजें आई है। मतलब विलय होने के बाद 21 जनवरी 1972 में अस्तित्व में आया। हाँ बिल्कुल। यस सर। नहीं तो जैसे नागाओं से बचाने के लिए कुकी को लाए। हाँ, नागा थोड़े से वहाँ पर खूंखार जाति के, नागा भी आई थिंक गुरिल्ला क्रिश्चियन है। वो बाद में बने हैं, गुरिल्ला आप समझे नहीं, युद्ध करते वहाँ पर तो उसके लिए उन्होंने रिलीजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इनका कबीलाई समुदाय आने तो शुरू वो हो हावी गए। ज्यादा है। शरणार्थी हाँ, वो तो शरणार्थी अंग्रेजों के आने टाइम के में बाद क्रिश्चियनिटी धीरे को धीरे फिर विरोध कर नब्बे दिया हो उन्होंने, गई। लेकिन इस वो कबीलाई समूह आदिवासी जो है मैती लोगों है ही कबीले थे। और यहाँ नागा उनको परेशान कर रहे थे, तो नागा से बचाने के लिए उन्होंने अपना एक ये आई मुखौटा थिंक बना क्रिश्चियन लिया। बना दिए गए हैं। हाँ, ऐसे सारे नहीं बनाए गए हैं। हाँ, ये काफी बनाए गए हैं, लेकिन वो हाँ। रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं तो है। उस बदले में ये उन्होंने आदि और जमीनें कबीलाइयों दी में या ये क्या सिर्फ अपनी किया? पावर वाला ही प्रॉब्लम है कि हाँ। हमारी जो हक है, शायद हमारे दी होगी, अधिकार जब भी उनके पास 90% उनके पास- इलाका है। वो पर्वतीय इलाका है जहाँ पर वो वही रहते सिस्टम हैं। है मेन जब बात ये है। अंग्रेज यहाँ आए। अब मैती पावर में यहाँ है तो वो छोटे-छोटे चाहते हैं हमारी राज- पावर और बढ़े। हमारी राज्य व्यवस्था रहते थे ये आपस बात में। है। हाँ। उनको बचाने के लिए अंग्रेज वो मदद एसटी में इसलिए आना चाहते विलय हैं की कि संधि हुई एसटी ना, वालों को ही जमीन विलय खरीदने की बेचने का संधि के अधिकार है। समय से ये हाँ, समस्या हाँ, थी। हाँ। और जब जनजाति, राज्य बना, एसटी माने जनजाति होता है। राज्य बना मुस्लिम तब ट्राइब्स नागाओं में। का भी एक मूवमेंट चल रहा था। उनका भी वो नागालैंड का हाँ, नागा का मूवमेंट का हालांकि प्रभाव यहाँ कम था, लेकिन हल्का तो मूवमेंट था ही, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते कहानी के बढ़ते हवाले से मैंने भी मणिपुर को सर्च किया। मैंने कहा देखती हूँ कि इसकी क्या है। वो हाँ। एसटी में क्यों आना चाहते हैं कि हाँ। एसटी में यदि हमको ले लिया जाएगा तो हम जब तो भूमि उसकी पर facilities ज़्यादा फैसिलिटीज बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि एसटी में कैसे भाई, हम तो पर्वतों में हम रहे हैं, हाँ। आप तो मैदानी क्षेत्र में रहे हो, तो आपने रोजगार में, शिक्षा में, राजनीति में किस तरह आगे बढ़ गए। तो वो कहते हैं जैसे इनको एसटी में लेने का तो हम पर अधिकार कर लेंगे, हम तो बिल्कुल हो जाएंगे। ये समस्या एक एरिया विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों में आप सब लोगों के ऑब्जर्वेशन बड़े सटीक हैं, बहुत ही अच्छे। अब मैं जो सवाल जो उठाया है या जो मैंने सोचा है कि एक कुकी है, एक नेती है, ये उनका चुनाव नहीं है, ये वो पैदाइश है। मैं पुरोहित हूँ, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारा चुनाव है, ये हमारी पैदाइश है। लेकिन एक मैथिल लड़का एक कुकी लड़की से शादी करता है, वो चुनाव। आप किससे प्रेम करते हो, अरेंज मैरिज ठीक है, वो भी चुनाव नहीं है, लेकिन प्रेम विवाह है तो वो चुनाव है। आप किससे दोस्ती करते हो, वो चुनाव। आपका धर्म क्या है वो चुनाव नहीं है, वो आपकी पैदाइश है। आपकी संस्कृति क्या है वो भी चुनाव नहीं है, वो पैदाइश है। लेकिन आपकी आध्यात्मिकता क्या है वो आपका चुनाव। आप किसको गुरु बनाते हो वो चुनाव, या आप नास्तिक रहना पसंद करते हो आपका चुनाव। मेरा सवाल ये है कि पैदाइश के फैक्टर्स आपके चुनाव के फैक्टर से बड़े कब हैं? मतलब वो जिस वक्त उन्होंने प्रेम किया और जिस वक्त उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर उसने कसम खाई, वो कोई झूठ थोड़ी ना, सच था। वो उस मोमेंट का सच था। वो झूठ कब बना? कुछ नहीं। और क्यों बनना, उससे भी बड़ा सवाल।
प्रेम का जो सच था वो झूठ कब बना और क्यों बना? वो बना मॉब मेंटेलिटी, भीड़ की मांग से। ये कहानी इसकी और इंगित करती है कि वो मुखिया आ गया, मीटिंग हो रही है और सब बैठे, वो बेचारा अकेला प्रेमी अकेला मर गया। वो यहाँ तक सुन रहा है कि उसको अपनी बीवी के पहले अपनी प्रेमिका से खतरा हो सकता। ये लिसनिंग टू दिस, इसमें वो सही तरह लगती, मान कर चल लिया, मेरे से क्या था। तो ये मानवीय संवेदनाएं और वो उसकी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन एक मॉब मेंटलिटी के रूप में आप पर आक्रमण करती है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे, मैं आपको सही कहता हूं, अगर कोई मॉब मेंटलिटी हो जाए तो मतलब जरूरी हम लोग हो सकता है प्रभावित हो जाए, इट्स पॉसिबल। आपने जो कहा ना कि चुनाव, आपके चुनाव को ही उसने कटघरे में खड़ा कर दिया और चुनाव को ही ब्रेन वॉश कर दिया उसने। हाँ भाई यही तो हो रहा है भाई, पॉलिटिक्स यही तो कर रही है। हाँ कि वो अपनी कुर्सी के लिए, वो शुरुआत में 2-4 लाइनें यही आती है, हालांकि वो संकेत देके लेखिका बंद कर देती है। आप देखिए लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, इनका क्या आता जाता है, मूल बात कुर्सी की है, कुर्सी के लिए सब उठ हाँ, रहे हैं। मूल बात वो तो स्टार्टिंग में इस बोल मेंटेलिटी को जबकि काम अमूमन अपन मान के चलते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का एक काम होता है कि भाई वो लोगों में भाईचारा को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन अमूमन ये तो ऊपर ही दिखावटी है। आज हो क्या रहा है कि वो उसके बजाय वो उस मेंटेलिटी को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण से लोगों में विभेद पैदा हो रहा है, भेद पैदा हो रहा है, लोगों में संदेह पैदा हो रहा है, और जो मतलब कि जो उनमें प्रेम भाव थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी उसको वो खटाई में पड़ रहा है, और उनके बीच में मतलब कि सारी चीजें खाई पैदा हो रही है। मतलब मणिपुर में हो रहा है तो वैसे शायद छोटे लेवल पे हो रहा है, लेकिन जो भारत में हो रहा है हाँ। वो एक व्यापक लेवल व्यापक पर हो रहा है। आपने जो लिखा है वो भी फिर बता दीजिए, फिर अंत में कंक्लूड करें। हाँ आपने कहा ना मैं पढ़ूंगा। हाँ वो कहा था कि लिख लिया तो मैंने कहा चलो आपको सुनाई देता हूँ कि मणिपुर एक प्रेम कथा, रीता मणि वैश्य। मणिपुर में रहने वाले दो मुख्य समुदाय मैते और कुकी के बीच जातीय संघर्ष की कहानी है। इसे लिम्थोड़ और गोकरोक के बीच प्रेम कथा के सहारे कहा गया है। आप देख सकते हैं कि इस कहानी में दो समुदायों के बीच संघर्ष प्रमुख है और दोनों किरदारों की प्रेम कथा गौण है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि प्रेम कथा पर समुदायों का संघर्ष हावी है। कहानी में प्रसंग है कि मैते समुदाय की लड़की और कुकी समुदाय के लड़का के बीच कॉलेज में पढ़ते हुए प्रेम हो गया था। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लिम्थोड़ के बाबा अपनी अनाड़ी बेटी को कुकी के चंगुल से बचाने के लिए पुलिस भेजी। दोनों ने पहाड़ी में शरण ली। यहाँ पुलिस की पहुंच नहीं होती है। यहाँ से मेहमान भी भागा जा सकता है। कुछ महीनों बाद लिम्थोड़ की गोद भर गई। उसके बाबा ने बेटी दामाद को अपना लिया, मान्यता दी। कहानी की शुरुआत होती है अपने घर से छत से 50 हवाई जहाज गुजरे हैं। शुरुआत में आता है वो स्टार्टिंग जो दोनों समुदाय के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष को दर्शाता है। संघर्ष का मूल कारण है मणिपुर में कुकी जाति को जनजाति का दर्जा हासिल है, जिसके कारण वे समभूमि के साथ साथ पहाड़ों पर भी बसने का अधिकार मिला हुआ है। अब मैते ने भी जनजाति के दर्जे की मांग की है और इस पर कुकी को भारी आपत्ति है। इस कारण दोनों समुदाय के बीच में आग भड़क रहा है। कहानी जितनी दो प्रेमी अथवा पति पत्नी के बहाने दो समुदायों की सोच को लेकर के है, और एक बात जो मैंने अपनी तरफ जोड़ी है, कहानी को यदि ध्यान से पढ़ें, कहानीकार ऐसा लगता है कि उसका मैते समुदाय की ओर झुकाव है। कहानी में आए विभिन्न प्रसंगों से ऐसा परिलक्षित होता है। पति कहता है मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। पत्नी, इतनी गोलीबारी के बीच 15-20 आने के बात पर पत्नी कहती है मोहल्ले में तेरा एक दोस्त भी नहीं। तब पति कहता है कि आपदा के समय अपने लोग तो मिलेंगे ही। जो मैते और कुकी के बीच चल रहा है उसे जल्दी खत्म करने में लेकर ये बैठक है, वो पति उसको कह रहा है। उधर बैठक में मुखिया समेत सबकी राय है कि मैते का शोषण सहन नहीं किया जा सकता। यहाँ के जल थल पशु पक्षी हमारा अधिकार है और रहेगा। संपत्ति शिक्षा और नौकरी पर मैते ने अधिकार जमा लिया है।
और अब वे हमारा हक छीनना चाहते हैं। मुख्य बात तो ये लेके झगड़ा है। बैठक उसके यहाँ बनी, चाय पीने से इनकार कर दिया है, चाय नहीं पीते हैं वो, क्योंकि वो मैते ने बनाया है और उसी का बैठक थी। पति को आगाह किया जाता है कि तुम भी अपने पत्नी से सावधान रहो। पति भी चाय नहीं पीता है, ये यहाँ पर कहानी में आया है। यद्यपि पति कहता है कि दुनिया के लिए मैं कुकी हूँ और तुम मैते, क्योंकि हमारे लिए तो हम पति पत्नी हैं, हमारा एक सुखी परिवार है, एक बच्चा है, दोनों में इस बात को लेकर सहमति नहीं होती कि उनका बच्चा कुकी है या कि मैते, कि बीच में विवाद भी चलता है उनके। इसी रात से पहली बार उनमें अविश्वास की भावना पनपती है। इस बीच पत्नी माँ से मिलने जाती है। लौटते समय उसके बाबा कहते हैं कि जाना चाहती है तो जा, लेकिन यह हमेशा याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले रहेंगे। रास्ते में उसका भाई एक भारी थैली उसे दे देता है। आराम भाई, अगर भागना पड़े तो यह संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा। दोनों समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। इंटरनेट बंद हो गए। इस बीच पत्नी का फोन खो गया। वह पति के फोन से बात करती है, लेकिन इसे लेकर के भी उनके बीच में तकरार हो जाता है। पहले पति पत्नी बेटे को प्यार से किसी भी नाम से पुकारते थे, अब दोनों समुदाय में संघर्ष के बाद पिता उसे गोईबू और माँ उसे आबलू कहकर पुकारने लगती है। पति पत्नी के बीच मणिपुर के अतीत की बातें चलती है, जब राजा चूड़ाचांद ने कुकी लोगों को दया कर यहाँ बसाया था, क्योंकि पति कहता है कि मैते पर नागा के अत्याचार से बचाने के लिए कुकी को नागा के आसपास बसाया गया था। कुकी नहीं होते तो आज मैते भी नहीं होते। संघर्ष बढ़ता ही रहा। बैठक में यह बात उठती है कि हमारे यहाँ से कोई खबर वहाँ पहुँचा रहा है। ऐसे में पति से कहा जाता है कि लिंथोड़ को कुकी बनना पड़ेगा, है ना, उसके समुदाय वाला बनना पड़ेगा। पति सहमत हो जाता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट जो पहले बात थी। लेकिन पत्नी प्रतिवाद करती है कि तू पति है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, तू पति है, मेरा मालिक नहीं, है ना, यह मेरी जिंदगी है, मेरा भी एक मन है, अपनी इच्छा है मेरी। पति कहता है माहौल ऐसा बन गया है कि तुम्हें कुकी बनना पड़ेगा। वो कहती है कि फिर तू मैते बन जा। तब पति भेद बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तेरा मोहल्ला जलकर राख हो गया है, लोग बेघर हो गए हैं और तेरे माँ बाप। यह सुनकर वो बिलखने लगती है। उधर उसे कुकी बनाने की तैयारी चल रही है ना। भीड़ अंदर की तरफ बढ़ती है, लेकिन थोड़ा आराम भाई थैली गले में लटका करके तेजी से दौड़ती हुई रवाना होती है। कुछ युवक उसके पीछे पीछे भागते हैं, पीछा करते हैं। वह आराम भाई फेंक रही है, मारा जाए तो लोग उसको कुछ युवक पीछे भागने लगे तो किसी ने कहा उसका पीछा मत कर, आराम भाई फेंक रही है, मारा जाएगा। वो आराम भाई फेंकती हुई जली बस्तियां, जलती गाड़ियां, सुरक्षा में तैनात पुलिस और सेना की टुकड़ियों को पीछे छोड़कर भागती रही। कहानी यहीं पर मोटे तौर पर खत्म हो जाती है। आखिरी में शायद 2 लाइनों में आराम भाई क्या उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि लोहे के बने हुए होते हैं। ये हकीकत कहानी लगभग खत्म है। ये कहानी का मैंने एक टेक्निकल सवाल, अगर आप इसको बताना चाहें तो ये कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। बिल्कुल चरित्र प्रधान कहानी और घटना प्रधान कहानी, ये घटना प्रधान कहानी है। बिल्कुल। तो उन दोनों में हम किस तरह से अंतर, जो जिनको नहीं पता है बताना चाहे तो बता सकते हैं। दोनों का एक एक उदाहरण भी दे सकते हैं, टेक्निकल थोड़ी चीज़ें। देखिए, चरित्र प्रधान कहानी में तो क्या होता है कि जो कहानी के किरदार हैं उन पर फोकस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कहानी के किरदार पर थोड़ा फोकस नहीं है। उनके द्वंद्व को, अंतर्द्वंद को, वो सारी चीजों को नहीं बताया। सरफेस पर है। हाँ, वो सरफेस, पेरिफेरी में अलग है। हाँ, और कहानी में एक्चुअल में लेखिका को आप मतलब मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि मणिपुर के बारे में हम इतना जानते भी नहीं है, तो लेखिका को घटना पर ज्यादा फोकस किया है। घटना प्रधान कहानी बनाने के पीछे शायद ये घटना प्रधान कहानी है या कुकी है? कौन? ये लेखिका तो प्रोफेसर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, और ये बाहरी है। नहीं, इसके बारे में नहीं, ये वहाँ की नहीं है। ये तीनों समुदाय की नहीं है। हाँ। ना ये मैतेई है, ना कुकी है, ये पूर्वोत्तर के रहने की वजह से जानते हैं ना लोग, जैसे हम इस बेल्ट में रहते हैं, मारवाड़, मेवाड़, इससे मैं भी मतलब इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये वहाँ तीनों समुदाय की नहीं है। बिल्कुल। नहीं तो ये आदत है कि भाई इसका है ना। साहब के जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बिल्कुल। साहब का एक ऑब्जर्वेशन तो ये था
कि इसमें मैत्री की तरफ दिखाया आपने। बिल्कुल। दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन था कि इसका परिवार ये कहता है कि बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी ये हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। ये आपके दो ऑब्जर्वेशन थे, इससे मैं थोड़ा सहमत हूँ। मेरे हिसाब से इसमें किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं और ये भाव प्रधान कहानी है। ये जो रीजनल जो है सिंबल ठीक है, वो उस क्षेत्र के है, उसको उस क्षेत्र के प्रतीक मिले वो अलग है। कहानी भाव प्रधान है और इसमें जो रेखांकन है वो इस बात से पूछी है कि जो शाश्वत सत्य के ऊपर जो कृत्रिम चीजें हैं वो कैसे है, वो सत्ता का षड्यंत्र से कैसे है। और दूसरी ये जो पेरेंटल साइकोलॉजी है कि मेरे दरवाजे, इसमें तो लड़की खुद कह रही है कि मेरी लाश वहाँ से निकलेगी मेरे ससुराल। वो तो एक कोई आंतरिक संस्कार है, वो उसने उसको रेखांकित किया है कि वो हिंदू मानसिकता, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है वो क्रिश्चियन है। और पेरेंट कोई भी हो, किसी जमाने में हो, पुराने 100 साल जो हो, आज उसकी बेटी के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। इसको कोई नहीं बदलता। बेटी के ऊपर। लेकिन इस केस में आई थिंक बहुत लोग बहुत रिजिड भी होते हैं। मेरे सामने कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिन्होंने कोई लिंक नहीं रखा। मैं रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई, तो उसमें मेरे को भी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग इतने रिजिड नहीं हो सकते, बट वो लोग हैं तो होते हैं। हाँ नहीं, वो ट्राइबल but- मेंटालिटी हाँ, नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ पर एक देखिए, ये राज साहब कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये ऐसा होना है। नहीं, ये होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ ना, मेरा होना चाहिए ऑब्जर्वेशन नहीं। देखिए, ये एक्सट्रीम था कि उसके बाप ने पुलिस तक भेजा था उसको पकड़ने के लिए, है ना, वहां तक बिल्कुल उसको बिल्कुल मंजूर नहीं था, है ना। हाँ, है ना, ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई उसकी बेटी जो है उसकी समुदाय में शादी करे। उसके बाद जब ये सारा स्वीकार कर लेता है और उसके बाद जब ये संकट के मामला आता है तो उस समय कहना तो एक बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात होती है। मैं तो मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, हाँ। ये जनरल नहीं है। ये एक मानसिकता है जो तो कुकी और मैथे का हिंदू मुसलमान होता है ना, तो यही होता है सबसे कर लेना, लव मैरिज कर रहे हो कोई बात नहीं, बस मुसलमान छोड़ देना। हाँ सबसे कर ये शब्द ये होते हैं, मतलब बहुत पढ़े लोग के, मतलब मेरी जनरेशन, हाँ, जनरेशन बिल्कुल, तक के लोगों के अभी भी ये व्यूज होता है हाँ। कि हिंदू में कोई भी कर लो भले ही, मुसलमान छोड़ देना, ये बहुत मुश्किल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान ने है। भी तो कर ये लिया भी कुकी और मैथे में वही और वो वही लड़की चीज़ है। घर आई तो वो नहीं आने देगा। हाँ, बहुत तो केसेस जो ऐसे उन होते दोनों हैं के सर बीच कि में दोनों नहीं कर जाते समुदाय हैं। के बहुत बीच गली में होती है, कम नहीं, उनकी सोशल लाइफ, वो सोचते हैं कि हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी इससे, कि हम लिंक ही खत्म कर देंगे तो फिर मामला ही अपनी खत्म। औलाद से कोई अलग नहीं हो सकता। हाँ सर, पता नहीं, लेकिन नहीं, मेरे सामने ऐसा तो कई नहीं सारे है, केसेस होते हैं। होते हैं, बहुत लोग होते हैं, रिजल्ट होते ये हैं। जो अहम है ना, हाँ, वो ईगो नहीं बस और कुछ नहीं होता, ये अहम होता है।